आई एम माई सेल्फ नवीद अहमद और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा फॉर ग्रेड 12। इस लेसन में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि क्या क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं या नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स वाकई ही रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर थ्योरी है। इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से फिर एविडेंसेस थे, लिमिटेशंस क्या थी, किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, रिजल्ट्स आए, फिर उनको प्रॉपरली कंक्लूड किया गया। ये सब हम इसी लेसन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनहेरिटेंस में रोल रखते हैं। ये एक थ्योरी है और इस थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया, फिर बाद में कौन सी चेंजेस आई और बाद में फिर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया गया और इसके एविडेंसेस, कंक्लूजन्स, यानी कि यहाँ हम एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे लें तो ये पॉइंट्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसने प्रपोज की, उसके बाद फिर किसने वर्किंग की, उसके बाद फिर एविडेंसेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कौन कौन से एतराज़ात थे इसके ऊपर, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, क्यों इसको रिजेक्ट करने के मानों में थे, क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर टी.एच. मॉर्गन ने इसको प्रॉपर तरीके से प्रूव किया। कैसे किया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसने डिफरेंट क्रॉसेस परफॉर्म किए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रॉस कैसे परफॉर्म किए, उनके रिजल्ट्स क्या थे और उसको फिर कन्फ्यूजन्स क्या थी और अल्टीमेटली फिर उसने क्या कंक्लूजन निकाला, ये सारा हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो हेरिडिटरी में रोल रखते हैं। ये साइंटिस्ट था कार्ल कॉरन्स और उसने 1900 में यानी कि 1900 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया। वो जो पेपर था वो रीडिस्कवरी ऑफ मैंडल्स की जितनी भी वर्किंग थी, मैंडल्स की जितना भी काम था, उसको रीडिस्कवर किया गया 1900 में और उसके डिफरेंट पेपर्स को पब्लिश किया गया। अब उनमें से एक पेपर में ये कहा गया या इस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्या करते हैं, हेरिडिटरी में रोल रखते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ और साइंटिस्ट का जो नाम है वो है कार्ल कॉरन्स। ये कहा जाता है कि मेंडल के रिलेटिव में से एक था जिसने 1900 में मेंडल के रीडिस्कवरी वर्किंग, मेंडल्स ग्रीगर मेंडल की बात कर रहा हूँ, वो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके काम को दोबारा यानी कि रीडिस्कवर किया गया। यू नो दैट कि उसकी तो डेथ हो गई थी, उसके फिर 16 ईयर्स के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद फिर उसके काम को रीडिस्कवर किया गया। तो ये उनमें से एक साइंटिस्ट था जिसने रीडिस्कवरी की और इसका कहना ये था कि जो क्रोमोसोम्स हैं यानी कि क्रोमोसोम्स जो हम पढ़ चुके हैं, दैट हैज़ रोल इन हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब ये कि विरासत में इनका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई रोल है। अब उसके बाद फिर साइंटिस्ट है, उसने 1902 के अंदर वाल्टर सटन, उसका नाम है वाल्टर सटन। ये जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने 1902 में ये कहा कि क्रोमोसोम्स वाकई ही जेनेटिक्स में रोल प्ले करते हैं और इसने एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम क्या रखा गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू हिम इसने थोड़ी सी रिसर्च की और इसने रिसर्च करने के कहा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से वर्किंग कर रहे हैं जैसे मियोसिस में ये डुप्लीकेटेड होते हैं, गैमेट्स में ट्रांसमिट होते हैं और क्रोमोसोम्स जो है यही इनहेरिटेंस में रोल जो है वो प्ले करते हैं। दीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, इसने ये थ्योरी प्रपोज कर दी। अब ये जो प्रपोज की वाल्टर सटन ने, लेकिन उससे पहले जो रोल बताया था वो किसने बताया था, कार्ल कॉरन्स ने। ये दोनों साइंटिस्ट ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे। अब इसके रिलेटेड कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। एविडेंसेस का मतलब ये है कि कौन कौन से क्या सबूत है कि क्रोमोसोम ही विरासत में ताल्लुक रखते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वही इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट, या उससे क्या बेनिफिट कह सकते हैं, या व्हाट इज द रीजंस क्या हैं, ये बताने के लिए अब इन साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंसेस जो हैं वो मेंशन किए।
अब जो एविडेंसेस हैं वो कौन कौन से थे? सबसे पहला एविडेंस उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये यूनाइट करते हैं। क्या करते हैं? यूनाइट करते हैं। और यू नो दैट के यूनाइट करने का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलना। एक एग है और दूसरा क्या है? स्पर्म है। ये बात तो आप जानते हैं कि एक स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड है और एग भी कैसा है? हैप्लॉइड है। और ये क्या करते हैं? यूनाइट करते हैं। और ये जो यूनाइट करते हैं कब करते हैं? अपॉन फर्टिलाइजेशन। अपॉन फर्टिलाइजेशन। और अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के अकॉर्डिंगली क्या था कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के अंदर एक क्या मौजूद होता है? पेयर ऑफ जीन्स मौजूद होता है। तो हर क्रोमोसोम क्या होता है? पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा हमने ये बात की है कि क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो आगे ट्रांसमिट होते हैं वो भी किस फॉर्म में होते हैं? पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंगली ये था कि जो जेनेटिक फैक्टर हैं, यानी कि वो जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिनको बाद में जीन्स का नाम दे दिया गया, उनके अंदर भी 2 पेयर्स होते हैं या 2 इन नंबर होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 अलील्स कंसीडर होते हैं। अलील्स वही पार्ट है ना जो एक जीन के अंदर मौजूद होता है। ये एक एविडेंस दिया उन्होंने कि एक तो ये एविडेंस हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल्स में 2 हैं, लेकिन अपॉन मियोसिस, जब मियोसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो गैमेट्स बनते हैं, उस वक्त जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। पहली तो बात यह है कि वो एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। जब सेपरेट होते हैं तो वो रेंडमली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये एक दूसरा एविडेंस मिल गया उनको। तीसरा एविडेंस उन्होंने ये कहा कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में एक पेयर ही मौजूद है, यहाँ पर रैंडम असॉर्टमेंट होती है, और जब अगेन फर्टिलाइजेशन होती है तो एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो होता है वो अपना स्पर्म के थ्रू सिर्फ क्रोमोसोम्स आगे क्या करता है? इंसर्ट करता है। और क्रोमोसोम्स इंसर्ट करता है तो इस डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ही स्पर्म के थ्रू आगे ट्रांसमिट होता है। ये क्रोमोसोम्स किस में मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये एक इनको एविडेंस मिल गया। तो जब एविडेंसेस मिल गए उनको कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, म्यूसिस के दौरान वो सेपरेटली इंडिपेंडेंट रैंडमली सेपरेट होते हैं और होते भी हैं, और फर्टिलाइजेशन के दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर भी बनाते हैं, तो ये फैक्टर्स होते भी पेयर्स की फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंगली ये सारी बातें ठीक थी, क्योंकि मेंडल ने यही कहा था ना कि पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं ये फैक्टर्स, और उसके बाद फिर ये एक दूसरे से रैंडमली सेपरेट भी होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और एक इंडिविजुअल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वही आगे स्पर्म जो है वो अपना न्यूक्लियस ही ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में, स्पर्म के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये जो स्पर्म के न्यूक्लियस में ही मौजूद है, तो ये सारी बातें एविडेंस के तौर पे कंसीडर है। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी। लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं, लिमिटेशंस हम ये कहते हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। जब हमने लिमिटेशंस की बात की तो लिमिटेशंस ये हैं कि एक इंसान के अंदर इन वन डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी कि वन डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। अब डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, इसमें नंबर ऑफ जीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा मौजूद है, यानी कि नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा मौजूद है, थाउजेंड्स की फॉर्म में है। अब उसने ये कहा था कि इसके जो जो फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, यानी कि ये जो जेनेटिक इनहेरिटेड फैक्टर हैं, जीन्स हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट होती हैं। ये क्या असॉर्ट होती हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। जबकि क्रोमोसोम्स नंबर जो है, हम क्रोमोसोम्स नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर जो है ये क्या है? लिमिटेड होते हैं। मतलब ये 46 अराउंड। तो अगर ये 46 हैं तो क्या ये भी इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं? जबकि हमने तो बात ये की है कि ऐसा तो नहीं होता। व्हाई? द रीजन इज दैट कि ये फैक्टर्स तो थाउजेंड्स की तादाद में हैं, हंड्रेड्स की तादाद में मौजूद हैं, जबकि क्रोमोसोम्स का नंबर लिमिटेड है। तो अगर ये इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं तो क्या ये भी साथ में इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं?
जबकि यहाँ पे तो हमने बात की है कि सेपरेशन होती है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स के लिहाज से है, नंबर ऑफ जीन्स तो थाउजेंड्स हंड्रेड्स की फॉर्म में है, क्रोमोसोम्स ओनली कितने हैं, 46 है एक इंसान के अंदर। तो ये कोई मिसमैच सा हो रहा है, मतलब प्रॉपरली असॉर्ट हो भी रहे हैं या नहीं भी हो रहे। तो ये एक कन्फ्यूजन थी, एक इसके अंदर लिमिटेशंस कंसिडर की जा रही थी। यू नो दैट कि ये लिमिटेशंस ऐसे ही रहे जब तक हमारे पास ये जो साइंटिस्ट है टी.एच. मॉर्गन, इसने स्टडी करना स्टार्ट की। अब टी.एच. मॉर्गन की बात सुन लें। टी.एच. मॉर्गन जो है, ये थॉमस हंट मॉर्गन इसका कंप्लीट नाम है, थॉमस हंट मॉर्गन इसका कंप्लीट नेम है। ये जो थॉमस हंट मॉर्गन है, इसने 1910 में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, मतलब 8 साल तक पता ही नहीं चला कि इसके बेसिकली ठीक क्या है, बात ठीक कौन सी है। 8 साल तक पता ही नहीं चला। और ये साइंटिस्ट जो था, इसके कोलीग ने क्या किया, इन्होंने 2 तरह की ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फाइंड आउट की। ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ये हम फ्रूट फ्लाई को कहते हैं। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई आप जानते हैं कि ये एक मक्खी का नाम है जो ये फ्रूट्स के ऊपर मौजूद होती है, बिल्कुल छोटी सी मक्खी जो है ये होती है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब ये मक्खी की आई कलर की हम बात कर रहे हैं। आई कलर, देखिए ये जो आई कलर है ये 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। हम एक तो कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर काउंट करता है, जो मेजर तमाम के अंदर मौजूद है, वो कौन सी टाइप होगी, वाइल्ड टाइप होगी। वाइल्ड टाइप कह सकती हैं या फिर ऐसी टाइप कह सकती हैं जो कि आमतौर पर नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं। ये जो वाइल्ड टाइप है उसकी जो आई कलर था, वो आई कलर जो था वो रेड आई कलर था। कैसा था, रेड। जबकि एक म्यूटेंट थी, म्यूटेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर थोड़ी सी चेंज था, जेनेटिक म्यूटेशन थी। वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उसका जो कलर था वो कैसा हो गया, वाइट हो गया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो म्यूटेंट उन्होंने फाइंड आउट की थी जिसमें म्यूटेशन हुई है, इसका जो आई कलर है वो कैसा है, वाइट है। लेकिन ये वाइट मेल है। कैसा है, मेल। मेल के अंदर हम ये एरो इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है कि स्पर्म्स जो होते हैं वो इसके मूवेबल होते हैं। अब म्यूटेंट वाइट आइड मेल है, जबकि वाइल्ड टाइप जो है वो सारी कैसे हैं, रेड टाइप है। अब हम ऐसा भी कहते हैं कि जो वाइल्ड टाइप होती है ये ऑलवेज कैसी होती है, डोमिनेंट, जबकि जो म्यूटेंट होती हैं वो कैसी हैं, रिसेसिव होती हैं। ये भी एक बात इसमें नोट कर लीजिएगा, ये जब हम क्रॉस करेंगे तो उसमें भी ये बात प्रूव हो जाएगी कि जो वाइल्ड टाइप नॉर्मली सबके अंदर एग्जिस्टेंस होती है वो कैसे हैं, रेड टाइप के, और जो म्यूटेंट होते हैं वो कैसे हैं, वाइट टाइप के हैं। स्टूडेंट्स, ये जो थॉमस हंट मॉर्गन था, इसने डिफरेंट क्रॉसेस परफॉर्म किए। ये क्रॉस कौन कौन से हैं, उसमें हमने फर्स्ट क्रॉस की बात करी, इसमें वाइल्ड रेड टाइप है और म्यूटेंट कौन सी है, वाइट टाइप है। सेम एज इट इज सेकेंड क्रॉस है, फिर थर्ड क्रॉस है, और उनके डिफरेंट रिजल्ट्स थे। ये डिफरेंट रिजल्ट्स बड़े हैरान कुन हैं। टी.एच. मॉर्गन के यहाँ पे क्रॉसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने बात की है कि वाइल्ड टाइप हमारे पास रेड आइड हैं और म्यूटेंट कैसे हैं, वाइट आइड हैं। ये सब पेरेंट्स 1 में कंसीडर होंगे। पेरेंट्स 1 में हमने एक मेल लिया और एक क्या है, फीमेल। जबकि आप जानते हैं मेल जो है ये वाइट आइड है, जबकि जो फीमेल है ये कैसी है, रेड आइड है। इनके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनने के बाद F1 आ जाएगा हमारे पास। F1 में देखा जाए तो सारे के सारे जो आएंगे इसमें ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे आएंगे, रेड आएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स F1 में जो अपीयर हो रहे हैं वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, रेड अपीयर हो रहे हैं। हमने P1 से F1 को अटेन किया है, यानी कि इनको आपस में क्या किया है, क्रॉस करवाया है। जब तमाम के तमाम F1 में रेड हैं तो इससे एक बात नुमाया हो जाती है कि जो रेड आइड फीमेल या मेल या रेड आइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं, डोमिनेंट हैं। ये बात जो हमने पहले की थी कि इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, तो डोमिनेंट रेड आइड है।
और यू नो दैट रेड आइड जो हैं ये कैसे हैं, वाइल्ड टाइप है, जबकि म्यूटेंट आइज इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जब बात करते हैं हम F2 की, तो F2 अटेन करने के लिए हम सेकेंड क्रॉस परफॉर्म करते हैं जो कि F1 को F1 के साथ क्रॉस किया गया। जब हमने F1 को F1 के साथ क्रॉस किया तो इससे ऑब्टेन होगी हमारे पास F2। F का मतलब होता है फीलियल जनरेशन, यानी कि हमने यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर को आपस में क्रॉस करवाया है। यहाँ पे ऐसे आपने कहा कि एक हमारे पास जो है वो रेड आइड फीमेल है और एक रेड आइड मेल है, यानी कि हमने एक फीमेल और एक मेल को आपस में F1 को आपस में क्रॉस करवाया। जब F1 को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं F2 के अंदर, उनका टोटल नंबर जो था वो 4252 था, 4252 टोटल ऑर्गेनिजम्स इतने थे। इन टोटल ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गेनिजम्स रेड आइड थे, कैसे थे, रेड आइड, वो आए थे हमारे पास 3470 आउट ऑफ 4252, जबकि जो वाइट आइज ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे इसमें, दीज आर जस्ट एंड ओनली 782 ऑर्गेनिजम्स वाइट आइड। अब देखिए, अब जो रेशो आनी चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मेंडल, F2 में आनी चाहिए थी क्या, 3:1 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 25% हमारे पास कौन से हैं, वाइट आइड हैं, और बाकी जो हैं वो कितने परसेंट, ये रेड आइड हैं। बाकी अगर परसेंटेज देखी जाए यहाँ पे 280 हो जाएगा, यानी कि 82% कौन से हैं, वो रेड आइड है। तो क्या ये रेशो 3:1 है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3:1 तो उस वक्त होगी जब रेड आइड कितने होंगे, 75%, और जो वाइट आइड हैं ये कितने होंगे, 25%। अब इनके रिजल्ट्स की बात की जाए, अभी हम बात कर रहे थे टी.एच. मॉर्गन के क्रॉसेस की, इसमें जो थर्ड क्रॉस था जो उसने परफॉर्म किया है वो F1 जो था, यानी कि F1 के जो ऑर्गेनिजम्स रेड आइड थे, इनको ओरिजिनल पेरेंट के साथ वाइट आइड के साथ जो है वो क्रॉस करवाया। देखिए चलें उसको भी कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं कि F3 ऑब्टेन करने के लिए उसने क्या किया, F1 को क्रॉस किया, F1 को क्रॉस किया ओरिजिनल पेरेंट्स 1 के रिसेसिव के साथ, और यू नो दैट रिसेसिव जो है वो कौन सा है, दैट इज वाइट आइड। और इसी टेस्ट को हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, टेस्ट करने के लिए, दैट इज कैन ऑल्सो बी नोन एज टेस्ट क्रॉस। अब इसमें क्या किया उसने, F1 रेड आइड फीमेल है, F1 रेड आइड क्या है, फीमेल, F1 से रेड आइड, और यहाँ पे जो मेल उसने लिया है वो पेरेंट्स 1 से है, और वो कैसा है, वाइट आइज है। अब जब उसने ये क्रॉस आपस में करवाया, यहाँ पे तो उसने ये क्रॉस आपस में करवाया था, इससे आगे जनरेशन प्रोड्यूस होंगी, और वो जो जनरेशन प्रोड्यूस होंगी उसमें जो रेशो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो ये है कि 1:1:1:1 आ जाता है। रिजल्ट्स कैसे आया, यानी कि इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वाइट आइड मेल और एक वाइट आइड फीमेल, ठीक है, वाइट आइड, और सेम एज इट इज एक रेड आइड मेल और एक रेड आइड फीमेल, ये अपीयर हो जाती है। रेशो क्या आती है, 1:1:1:1 की। इसी को उसने क्या नाम दिया, टेस्ट क्रॉस का नाम दिया। व्हाट वाज द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स तो हमने देख लिए, यानी कि सबसे पहला जो रिजल्ट उसने यहाँ पे मेंशन किया है वो ये है कि पेरेंट्स 1 को जब हमने क्रॉस करवाया तो सारे के सारे कैसे हैं, रेड, ये पहला रिजल्ट। जबकि F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएं तो इनमें से 3:1 नहीं आती, और इसमें जो रेशो आ गई है वो 3:1 से डिस्टर्ब्ड है।
अब उसके बाद फिर जो F1 ने उसको पेरेंट्स 1 के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया तो रेशो कौन सी आ गई है 1 1 1 1 की। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थे क्रॉसेस। अब रिजल्ट्स भी आपने साथ में देखे, बट ही वाज एस्टोनिश्ड एट द रिजल्ट ऑफ F2। F1 का जब रिजल्ट आया था F2 में, तो F2 में जो रिजल्ट्स थे, F2 के रिजल्ट्स उसके लिए बड़े परेशान कुन थे। F2 के रिजल्ट्स किस तरह से परेशान कुन थे? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो F2 के जो रिजल्ट्स हैं that was not according to Mendel's, according to Mendel, ये मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं थे मेंडल्स रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बात की है F2 की अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर रेशो क्या होनी चाहिए थी 3:1, बट यहाँ पे नो प्रॉपर रेशो ही नहीं आई। ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या? यहाँ पे जितने भी 782 आए हैं वो सारे के सारे जो थे वो मेल थे, ऑल मेल। यानी कि इसमें जो वाइट आइज आते हैं, वाइट आइज रिजल्ट में आए थे, वाइट आइड सारे के सारे ऑल मेल थे। अब उसके ज़हन में ये भी क्या कि क्या रेड आइड फीमेल वाइट आइड फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती? उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब जब उसने ये देखा कि सारे के सारे वाइट आइड मेल हैं और 3:1 फॉलो नहीं हो रही और ये मेंडल्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ही वाज कंफ्यूज्ड। अब उसने खुद से अजम्पशंस बनाई। अजम्पशंस आप कह सकते हैं कि खुद उसने अज्यूम किया कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है, ये पजलिंग केस जो है वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इन अजम्पशंस के अकॉर्डिंगली उसने सोचा मे भी हो सकता है वाइट आइड फीमेल जो है दैट नॉट वायबल। वायबल का मतलब ये होता है कि वो जिंदा ना रह सकती हो, सर्वाइव ना कर सकती हो, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो म्यूटेंट टाइप जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है। तो मेनली उसने ये एक बात सोची कि हो सकता है कि फीमेल एग्जिस्ट ना करती हो। फिर उसने इस पजलिंग केस को टेस्ट करने के लिए जब उसने देखा तो ये क्या रिजल्ट आया उसके पास, इसने पजलिंग केस को टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। फिर उसने क्या परफॉर्म किया? टेस्ट क्रॉस। जब टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया तो उसके पास रिजल्ट्स आ गए, कंक्लूजन्स आ गए। अब क्या कंक्लूजन थे, क्या रिजल्ट्स थे? देखिए स्टूडेंट्स, अब उसके जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि जो ऑर्गेनिज्म वहां पे F2 में अपीयर नहीं आया तो दैट इन्वॉल्व सेक्स। वो क्या इन्वॉल्व करता है? सेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का सेक्स उसमें इन्वॉल्व होता है। सेक्स मीन टू से कि वो जेंडर, मेल और फीमेल। अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो बेसिकली हम ऐसे कहते हैं कि ऐसी ट्रेट्स, ऐसी जीन्स विच आर प्रेजेंट अपॉन एक्स क्रोमोसोम, जो किस पे मौजूद हों? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हों, उनको हम एक्स लिंक्ड ट्रेट के नाम से मेंशन करते हैं। दीज ट्रेट्स आर नोन एज एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। उनको हमने एक्स लिंक्ड ट्रेट्स के नाम से मेंशन किया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, ये तो आप बात जानते हैं, फीमेल में सिर्फ उसी वक्त अपीयर होंगे जब ये होमोजाइगस होंगे रिसेसिव कंडीशन में, और मेल के अंदर इधर इट इज होमोजाइगस इधर इट इज हेटेरोजाइगस ये अपीयर करेंगे। क्योंकि ये जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होती हैं दैट हैव नो काउंटर पार्ट ऑन वाई क्रोमोसोम्स। इसका जो काउंटर पार्ट होता है, नो काउंटर पार्ट ऑन वाई क्रोमोसोम्स। तो मेल के अंदर तो इसका कोई काउंटर पार्ट है नहीं, फीमेल के अंदर सिर्फ इसके होते हैं पार्ट। तो फीमेल में ये होमोजाइगस भी हो सकती है, हेटेरोजाइगस भी हो सकती है, लेकिन फीमेल में सिर्फ अपीयर उसी वक्त होगी जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी, जबकि मेल में तो ये होमोजाइगस भी कंडीशन में अपीयर होगी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपीयर होगी। क्योंकि अब देखिए फीमेल जो है वो XX है और जो मेल है ये XY है। अब जो X पे ट्रेट मौजूद है उसका काउंटर पार्ट Y पे तो मौजूद नहीं होगा। जैसे लेट्स सपोज हम इसको एक कंसीडर करते हैं W से, यहाँ पे फीमेल में सिर्फ उसी वक्त अपीयर होगा जब ये WW दोनों होमोजाइगस रिसेसिव में आएंगे।
और मेल में इधर इट इज होमोजाइगस, यानी कि यहाँ पे होमोजाइगस का कंसीडर ही नहीं होगा क्योंकि ये हेमीजाइगस कंसीडर होंगे। एक ही पार्ट इसमें मौजूद होता है, वो है एक्स, और उसका कोई काउंटर पार्ट वाई पे मौजूद नहीं है। ये क्या है, ये हेमीजाइगस कंसीडर किया जाएगा और इसमें ये अपीयरेंस हो जाएगी, चाहे ये इस तरह से हो या फिर हम इसकी बात करें ये रेड आइज हो, तो या रेड आइज भी अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे ये कौन सा है, वाइट आइज भी अपीयर हो जाएगा। लेकिन फीमेल सिर्फ उसी वक्त अपीयर होगी वाइट जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी। अगर ये हेट्रोजाइगस है तो इट विल बी रेड, ये रेड आइज होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो उसका रिजल्ट था वो तो हमने समझ लिया, कंक्लूजन्स भी उसने निकाल लिया। अब जो मेन कंक्लूजन्स था इस थ्योरी का वो क्या था, वो मेन कंक्लूजन्स ये था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं दीज कंटेन जीन्स, जीन्स जो हैं वो किस पे रिजाइड करती हैं, जीन इन्हीं के ऊपर रिजाइड करती हैं और यही किस में रोल प्ले करते हैं, इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं, पेरेंट से यही आगे ट्रांसमिट होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फाइनल रिजल्ट ये निकाला, लेकिन जो मेंडल की बात थी, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी, क्या वो भी फॉलो हुई या नहीं हुई, दैट इज ऑल्सो बीइंग फॉलोड, वो भी फॉलो होती है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स इनहेरिट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद हैं। जब हम यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो जहां जहां पे सेक्स क्रोमोसोम्स मूव करेगा उसी जगह पे वो जीन्स भी क्या करेंगी, मूव करेंगी। सो अकॉर्डिंग टू द मेंडल, वो जो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्ट होती हैं, वो बात भी उसकी ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगी जीन्स, तो ये बात भी उसकी क्या थी, मेंडल के अकॉर्डिंग थी। क्योंकि जैसे जीन्स असॉर्ट करेंगी उसी तरह से क्रोमोसोम्स भी असॉर्ट करते जाएंगे। तो एंड रिजल्ट जो हम निकालते हैं वो ये है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये मेनली बात की थी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। तो सटन की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल क्या थी, वो 110% ठीक थी, यानी कि जो उसने थ्योरी प्रपोज की थी। तो इसने एक्सपेरिमेंटली जो प्रपोज किया गया, वो किसने प्रपोज किया है, वो जो है वो टी.एच. मॉर्गन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपोज किया है इसको। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। हम इस टॉपिक को चैप्टर 22 के अंदर फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन इस चैप्टर में कभी भी ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, फिर भी आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमने डिस्कस क्या किया था कि क्रोमोसोम ही जेनेटिक्स में रोल प्ले करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इनहेरिटेंस में रोल प्ले करेगा, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।